अगर व्यक्ति का आईक्यू बहुत अच्छा हो तो वो यूपीएससी क्लियर कर आईएएस अधिकारी बन सकता है, और यदि व्यक्ति का ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशेंट बहुत अच्छा हो तो वो गायक बन सकता है, कलाकार बन सकता है, शायर बन सकता है, चित्रकार बन सकता है, यानी कलाकार हो सकता है। और जिस व्यक्ति का आईक्यू और ईक्यू दोनों बहुत शानदार हो तो वो मेरे खास मेहमान डॉक्टर हरिओम जैसा दिख सकता है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखते हैं, और बहुत अच्छे शायर हैं, गीतकार हैं, गाते बहुत अच्छा है। तो आज तो सर संवाद के मंच के ऊपर रस और रंग सबको हो, सब होगा। बिल्कुल, अब आप जैसा शख्स मिल जाए तो मुझे लगता है कि दर्शकों को के पास सवाल भी बहुत सारे होंगे, वो जानना भी और सुनना भी बहुत सारी चीजें चाहेंगे। विभाग की बात तो आप वहां कराए, अब हम प्रभाग की बात के ऊपर आते हैं कि ये जो शायरी के लिए वक्त है, यानी उन जो नोटशीट्स होती हैं हरे रंग की, उन पे भी क्या कभी लिखी है कोई गजल, अचानक से कोई गजल आई और कुछ कोई मिसरा आया और आपने लिख दिया हो? बिल्कुल, बहुत चीजें निकलती रहती हैं, और क्या कहते हैं कि जो आर्टिस्ट है ना वो पैदा होते हैं तो वो सेंसिटिविटी पैदा होती है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर संवेदनशीलता पैदा होती है। जो आपने इमोशनल क्वेश्चन की बात करी, उसको कोई सिखा नहीं सकता। आर्ट को आप तराशते हैं, लेकिन उसका जो बीज है वो आपके अंदर रहता है। तो तमाम कहानियां, तमाम कविताएं और गजलों के कुछ शेर, वो सारी हम लोग जैसे ना कि एक जंजाल जिसको कहते हैं कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है, बहुत कुछ करना है, और उसमें लगता है कि नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ जिस तरह का डिलीवर करना था नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कानून और प्रोसेसेस, प्रक्रियाएं, सब चीजें, फाइल जिसको आप कहते हैं, तो वो डलनेस भी आती है। तो उसको तोड़ने के लिए भी जो आर्ट है, आप तो जिस काम में है उसका नाम ही लाल फीता शाही है। अब लाल फीता शाही तो पहले हुआ करता था। अभी तो क्या है कि हम जन सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, उनकी सर्विसेज करते हैं। लेकिन आमतौर पर सब लोगों की जो धारणा होती है, जैसे जो एस्पायर भी कर रहे होते हैं यूपीएससी, तो एक जो रौब है, रुतबा है, अब लाल बत्ती नहीं होती उस तरह से, लेकिन फिर भी वो जो आपका रुबाब बनता है, उसको लेके लोगों के अंदर जबरदस्त पावर अट्रैक्शन जिससे कहा जाता है वो होता है। दूसरी तरफ आप जिस संवेदनशीलता की बात करते हैं, उसके अंदर उसमें वो विद्रोही प्रवृत्ति का ही होता है, वो रचनाशील होता है, रचनाधर्मी होता है। तो ये दोनों का मेल कुछ अजीब सा लगता है सुनने में। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऐसे बात करूंगा तो समझ में नहीं आएगी बात। तो मैं बात करता हूँ वही शायरी में कि लोग कहते हैं कि साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कलेक्टर है, ये इस विभाग। तो मैं कहता हूँ कि भाई तारुफ में मेरे ज्यादा नहीं कुछ, तारुफ में मेरे ज्यादा नहीं कुछ, क्या बात है, कलम है और थोड़ी मुस्कुराहट। वाह, क्या बात तो है। ये मेरा परिचय है। फिर आप कहते साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो मैं कहता हूँ साहब मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको कि बड़ा हुआ ना कभी और मैं बच्चा भी नहीं, दिमाग ज्यादा नहीं, अक्ल का कच्चा भी नहीं। वाह। तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, तुम्हारे काम का हो पाऊं ये नामुमकिन है, बुरा भी मैं नहीं हूं और मैं अच्छा भी नहीं। तो शायरी में आप वो बात कह सकते हैं। तो जिसको कहते हैं रेस्पेक्ट जी, वो बहुत हार्ड अर्न्ड होता है, वो कुर्सी से आता नहीं है। किसी को आपसे काम हो, आपसे कोई भयभीत हो, डरा हुआ हो, थोड़ी देर के लिए आपको सर बोलता है, इज्जत देता है, लेकिन जब आप उसके दिलों पे राज करते हैं, तो मैं उसके लिए भी 4 लाइनें सुनाता हूँ आपको। वाह। कि भाई फूल नजरों में खिलाने का हुनर रखते हैं, आपको दिल में बसाने का हुनर रखते हैं, एक जरा देर ठहरिए तो मेरे पहलू में, बाखुदा होश उड़ाने का हुनर रखते हैं। वाह, वाकई में होश तो आप उड़ा ही देते हैं, इसीलिए पहलू में लोग आपके बैठने के लिए बात करते हैं। लेकिन हम आते हैं आपके विभाग से जुड़ी हुई कुछ चीजों पर भी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक अच्छा जनसेवक वही है जो संवेदनशील है, जो लोगों की समस्याओं को सुन सकता है, समझ सकता है, जिसके सीने में दिल धड़कता है, और वो दिल में जो उभरने वाले भाव हैं उनको कलम पे और अपनी नीतियों के अंदर लागू करता है, ताकि उस आदमी की बेहतरी हो सके जो समाज के हाशिए पर है। उसी तरीके से एक अच्छा शायर भी वही है जो समाज के स्पंदन को महसूस कर सकता है। विभाग के अंदर जब आप नीतियां बनाते हैं तो आपका ये जो शायराना अप्रोच है या एक कलाकार का जो अप्रोच है, वो कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं कि सामाजिक न्याय और उससे जुड़ा हुआ विभाग जो आप देखते हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है, तबका है जो हाशिए पर है, जो बहुत आस से उन कुर्सियों, उन दफ्तरों, उन सचिवालयों की तरफ देखता है। देखिए, ये ईश्वर की बड़ी मेहरबानी है, हमारे पूर्वजों का, माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुओं का खासतौर से आशीर्वाद है कि एक गांव से निकल के अमेठी
जिले के गांव से निकल के जो सरकारी स्कूलों में बच्चा पढ़ा हो, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाता है, जेएनयू जाता है, वहां से निकल के यूरोप जाता है, डबल मास्टर्स करता है, पीएचडी करता है। जो मेरे नाम के आगे लिखा हुआ है वो पीएचडी हिंदी साहित्य में ही किया हुआ है। तो साहित्य तो जो है बिना संवेदनशील हुए साहित्य की तरफ आप जा ही नहीं सकते, सृजन की तरफ नहीं जा सकते, कोई भी फन हो उसकी तरफ नहीं जा सकते। तो एक बच्चा जो एग्जाम में आता है और ना सिर्फ आता है, वन ऑफ द टॉपर्स होता है, हिंदी जैसे माध्यम जिसको लोग कहते हैं हिंदी में पढ़ के क्या करोगे, उसमें वो टॉप करता है ऑल इंडिया, और फिर लगातार 10 जिलों का कलेक्टर रहता है लगातार। तो एक बड़ा आपको काम सौंपा जाता है विधाता की तरफ से, आपकी डेस्टिनी जो है आपको ये काम देती है कि आप लोगों का भला करिए। तो लोगों के लिए हम काम करते हैं और उसमें बड़ी खुशी महसूस होती है मुझे इसलिए नहीं कि मेरा सुपरविजन होगा, मॉनिटरिंग होगी, मेरी मीटिंग होगी, रिव्यू होगा, ग्रेडेशन होगा, लेकिन कहीं न कहीं एक दिल को जो सुकून मिलता है, खासतौर से जिस परिवेश से मैं आगे बढ़ा हूँ, तो मैं तो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ, गांव के परिवेश से निकला, खेती किसानी, गरीबी और भुखमरी और ये सब मैंने देखा, बेरोजगारी। तो उसके लिए काम करने का जब मुझे मौका मिलता है डिसीजन मेकर, एज पॉलिसी मेकर, तो आई फील वेरी प्राउड एंड I feel satisfied when I bring happiness to poor's face. तो मैंने बहुत काम किया, जैसे अभी सोशल वेलफेयर में था, अभी 3 महीने पहले मैं एक स्किलिंग, एक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें मैं आ गया, जहाँ ITIs का एक बड़ा नेटवर्क है। हम बच्चों को हुनर सिखाते हैं जिससे कि वो रोजगार पा सके। और वो बच्चे कौन होते हैं? 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं फेल। एक ऐसी बड़ी लॉट है 30% जो युवाओं की, जो 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाती, वो ऐसी छोड़ दी जाती है जैसे वो निकम्मी हो, नाकारी हो, और उस पे कोई, अब हर आदमी कहता है कि तुमने जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन आप देखो कि पूरी इकोनॉमी कहाँ टिकी हुई है। पूरी इकोनॉमी में जो भी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कामकाजी तबका है, वो यही तबका है जो 8वीं फेल है, 8वीं पास है, 10वीं फेल है, 12वीं फेल है। वो बेकार नहीं है, वो आपकी बैकबोन है, उसी ने इस अर्थव्यवस्था को संभाला। मुमकिन है कि उसके हाथ में जबरदस्त हुनर हो, बस सर्टिफिकेशन नहीं। आपके घर में कौन साफ सफाई करता है? आपका खाना कौन बनाता है? आपकी गाड़ी कौन चलाता है? आपका जब मशीन खराब हो जाता है तो बनाने कौन आता है? आपका दरवाजा कौन लगाता है? आपकी खिड़की कौन लगाता है? आपके जूते कौन बनाता है? मैं आपसे बात करूं तो एवरीथिंग, every object present in this room is evolved out of a skill. Exactly. ठीक है, तो वो डिपार्टमेंट आज हम देख रहे हैं। तो हमें यूथ को खास तौर से ऐसे स्किल से लैस करने की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी आप देखिए कि गांव में एक बड़ा तबका है जो पढ़ लिख नहीं पाया, आगे नहीं जा पाया, उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, गाइडेंस नहीं था कि वो यहाँ से हमारे जैसा निकल सके। हम 25-30 साल पहले निकल गए, हमारी किस्मत थी, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर हमारी किस्मत थी और हमारे गुरुओं ने कहा कि तुम कुछ खास कर सकते हो, तो मैं गांव से निकल के यूरोप तक जाके पढ़ाई करके आ गया, इस सर्विस में आ गया। लेकिन बाकी बच्चे नहीं आ पाए, नहीं कोई नहीं आ पाया। पता चला कि 20 साल पहले कोई आईएएस निकला होगा हमारे गांव से। तो अब उन बच्चों को तो हमें, उनको भी तो, वो राष्ट्र के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको भी तो, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बोला कि राइट टू लाइफ मींस राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ। इट डजंट मीन एनी काइंड ऑफ लाइफ, इट मींस यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। आपके पास इतनी आमदनी है कि आप अपने घर का खर्चा चला सकें, आप कर्ज में ना डूबें, आप बीमार हो जाएं तो आपका इलाज हो सके, इतना आपके पास आमदनी होना चाहिए। वो राइट टू लाइफ है। ठीक है, तो वो काम हम करते हैं। आप जिस जगह बैठे हैं सचिवालय में, मुझे लगता है जो आप बातें भी कह रहे हैं उससे से लगता है कि आपके पास एक माउंटेन व्यू है। आप देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे को और खासतौर पर वहां के यूथ को एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। ये जो विषय भी है स्वर्णिम शताब्दी की ओर, उत्तर प्रदेश को हम कैसे ले जा सकते हैं, और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेकर बहुत सारी बातें होती हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में तो बड़ी आकर्षक लगती हैं, लेकिन जमीन पर जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, युवाओं के अंदर बहुत सारी निराशा भी देखने को मिलती है, जिन्हें ये समझ में नहीं आता, जिस तबके की बात आप कर रहे हैं, कि उसका भविष्य क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, और वो कभी कुछ छोटा काम करने के लिए अगर अवसर यहाँ नहीं मिलता है तो फिर दूसरे राज्य के अंदर जाता है, वहां उसके जीवन की अलग मुश्किलें हैं। ये राज्य अपने उन युवाओं को क्या देने जा रहा है, आपका रोड मैप क्या है, और अगर डॉक्टर हरिओम की कलम को ईश्वर वो सिद्धि दे तो क्या वो चीजें आप करना चाहेंगे जो इसकी तकदीर स्वर्णिम शताब्दी की ओर ले जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो, मैं कह सकता हूं अपने अनुभव से और 25 साल के जनसेवक के अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, जहां पे मैं तमाम जिलों का कलेक्टर रहा हूं, तमाम विभागों में मैं सेक्रेटरी रहा हूं, लेकिन मैं एक विभाग के मुखिया होने के नाते अपना व्यू पॉइंट नहीं दे रहा। मैं एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते दे रहा हूं कि आपको एजुकेशन इंक्लूड्स टेक्निकल एंड स्किल्ड एजुकेशन।
एक एजुकेशन ये है कि हमने पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद डिग्री दे दिया और आपको छोड़ दिया मार्केट में। अब आप सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और आपको नौकरियां मिल नहीं। प्राइवेट वेंचर आप शुरू करने के लिए स्किल नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप आप कर नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिल नहीं रही क्योंकि आपके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ ज्ञान है। तो मैंने अभी कामायनी का एक वहां पे पद सुनाया, अच्छा, कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, ये विडंबना है जीवन की। तो उत्तर प्रदेश को अच्छा हेल्थ सिस्टम चाहिए, जो कि ये प्रदेश बहुत तेजी के साथ उस तरफ बढ़ रहा है। जिले जिले में आपके हॉस्पिटल्स आ गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस आ गए, स्कूलिंग कंपलसरी एजुकेशन, आपको 14 साल तक के बच्चे को फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ एक बच्चा आज यहाँ बैठा हुआ है जो इस लेवल पे पहुंचा हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है वो उसको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा हुआ बच्चा। तो कहीं न कहीं यहाँ एक इक्विटी का सवाल आता है। यानी पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए जरूरी नहीं कि पब्लिक स्कूल में ही पढ़ा जाए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल, वो टॉपर बैठा हुआ है सामने जो सरकारी स्कूल में 12वीं तक पढ़ा हुआ है, आप कितना सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप अभी, जैसे हमारी आईटीआईज का नेटवर्क है हमारे डिपार्टमेंट, तो आईटीआईज में 350 आईटीआईज तो हमारे सरकारी हैं, 2000 आईटीआईज हमारे, 3000 आईटीआईज प्राइवेट सेक्टर में। हमारी फीस है 400 रुपए सालाना, उनकी फीस है 20,000 रुपए सालाना। तो आप ये बताइए कि वो बच्चा जिसके माँ बाप की इनकम उतनी नहीं है 20,000 सालाना फीस देके एक स्किल देने, वही स्किल हम दे रहे हैं। तो सरकार तो हमेशा वेलफेयर ड्रिवन चलती रहती है, हमारा काम लोगों की भलाई करना है, तो वो हम कर रहे हैं। तो आपको एजुकेशन दैट इंक्लूड्स टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, उसको उस पूरे स्पेक्ट्रम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जब वो बच्चा बाहर जाता है तो उसको इतनी स्किल होनी चाहिए। अब जो एक माइंडसेट है लोगों का व्हाइट कॉलर जॉब का, हर कोई चाहता है कि देखिए कुछ काम ना करना पड़े हमें, हमको ज्ञान देना पड़े, हम बातें करें। तो हमने कहा कि हमारा एक शेर है कि चलिए कुछ काम कर लिया जाए, वो सिंपल सा शेर है, चलिए कुछ काम कर लिया जाए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तो काम जो है जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रदेश जो है वो आगे नहीं जाएगा। और काम करने वाला तबका जो है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा पांव है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो पांव जो है हमारी पूरे काया को और पूरे दिमाग को और पूरे ज्ञान और उसके घमंड को पूरे ढोता है। और अगर पांव को एक कांटा भी चुभ जाए तो ये पूरा का पूरा धराशायी हो जाता है आपका व्यक्तित्व, आप लेट जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अपने पांव की देखभाल क्यों नहीं करते? तो इसी तरह समाज में हम ये कह सकते हैं कि वो आधार, निचले पायदान पे जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको अगर हम मजबूत नहीं रखेंगे तो तामीरात हो नहीं सकती, आप बड़ी इमारत खड़ी नहीं कर सकते। और अभी भी एक वहां पे गैप है कि वो पीछे छूट गए लोग हैं जिनको आगे लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। हम सभी, हमारे जैसे सभी विभाग सरकार प्रयास कर रही है, उनको जिस भी तरह से सक्षम बनाना है, एम्पावर करना है, और हर विभाग अपनी अपनी एम्पावरमेंट की स्कीम चला रहा है, उसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो ज्ञान उसके बाद ही काम पे आएगा। यानी जो है केवल ज्ञान देने से, और स्क्रीन के ऊपर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो केवल कंटेंट के साथ साथ आपके लिए कुछ, आपके पास कुछ मटेरियल भी होना चाहिए, तभी वो कंटेंट जो है वो चलता है। बिल्कुल सही। वैसे मैं आपका एक शेर अभी देख रहा था, तो आजकल आप इस चीज पर काफी, जो अभी आपने बात कही, मुझे लगता है कि टॉप ऑफ द हेड भी रही होगी। आजकल आप जो है वो बचपन को काफी याद करते हुए बातें कहते हैं कि हम तो जो है अपने बचपन सहेजने में लगे हुए हैं और तुम बहुत जल्दी बड़े होने में लगे हो। मैं एग्जैक्टली वो शब्द नहीं कह पा रहा हूँ। सुना दूं? हाँ बिल्कुल सुना दूं, खास तौर से युवा पीढ़ी के लिए। अच्छा है, बैठे बिठाए आपकी वजह से कुछ मुझे पुराने कि ख्वाब आंखों में पिरोने की बड़ी जल्दी है, ख्वाब आंखों में पिरोने की बड़ी जल्दी है, चांद दरिया में डुबोने की बड़ी जल्दी है, एक हम हैं कि अभी बचपना नहीं गुजरा, एक हम हैं कि अभी बचपना नहीं गुजरा, एक तुम हो, बड़ा होने की बड़ी जल्दी है। वाह क्या बात है। वैसे सर मैं अपने साथ भी महसूस करता हूँ कि कई बार ना सुबह सुबह कोई गाना जो है वो चिपक जाता है, और वो चिपक जाता है तो दिन भर आपको वो गाना जो है वो आप गुनगुनाते रहते हैं जब खाली बैठे। तो आज का आपका सॉन्ग ऑफ द डे कौन सा है? देखिए मेरा तो सॉन्ग ऑफ द डे वही है
जो मेरे अपने नाम से चलता है कि मैं तेरे प्यार का मारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ हूँ, मैं तेरे प्यार का मारा हुआ। वाह क्या बात है। तो इसीलिए कहा भी जाता है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो वो प्रेम ही है जो संसार में आपको सच्चा सिकंदर बनाता है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया, तारुफ करवाया मैंने आपको। डॉक्टर हरिओम, आप इन्हें सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए, कई युवाओं की जिंदगी संवारने के लिए अपनी कलम से एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका संवाद की अमर उजाला संवाद के लिए, इस भव्य आयोजन के लिए, आपकी पूरी टीम के लिए, आपके लिए हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।